चलो देखो जी, हम लोग कल अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ रहे थे, यहीं से शुरुआत किए थे। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड में आने वाली संख्या जो है क्या होती है, पुनरावृत्त नहीं। मतलब एक बार वह संख्या अगर आ गई है तो उस संख्या से तब तक हम लोग काटते रहते हैं जब तक कि वो उससे कटने वाली संख्या मिलती रहती है, ठीक है ना। फिर अगर उससे कटने वाली संख्या न मिले तब किसी दूसरी संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हेडिंग लिख लो, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। जी, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय नंबर 1। प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक ना। तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यही है अंकगणित का पहला आधारभूत प्रमेय, ठीक ना। अब इसका एक उदाहरण अगर देखा जाए, उदाहरण में यहाँ सबसे पहले एक संख्या प्रयोग किया गया है। इक्कीस 21,252, ठीक है जी। 21,252। अब इसको हम लोग पहले प्रमेय के अनुसार अगर व्यक्त करें, ठीक है ना, तो कैसे व्यक्त करेंगे देखिए। ये बताइए, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, पहली बात तो बताइए। 1 6 2 6।
फिर कटेगा 2 से कटेगा ना, इकाई के स्थान पर बचेगा तो 2 से एक कटेगा। जीरो रहेगा पहले, एक जीरो छः। हाँ हैं? एक दो भी उतारा गया है सर। एक उतारेंगे तो अच्छा 2 से काट के देखो, चलो हाँ 2 इकर नम 2, दो, एक ठीक है ना? उतारेगा 2 इकर नम 2 कट गया, एक उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, जीरो उतार करके तब अगला उतारेंगे। और 6 दूना 12, अब उसके बाद 2 दूना 4, 2 छक्के 12। अब अगला देखो, फिर 2 से काटा जाए तो 2 पचे 10, 2 अंक गया, 6 उतरा तो 6 को अगर 2 से काटा जाए तो 2 तिहाई 6, फिर 2 एक नम 2, और फिर कितना आएगा 3 दूना 6। फिर किसे कटेगा 2 से तो नहीं कटेगा ना यार, 3 से कटेगा क्या? 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। 5 3 8 9 3 12, मतलब कटेगा 3 से। तो 3 से अगर काटिएगा तो 3 एक नम 3 है, 2 बचा, और यहाँ कितना हुआ 23 हो गया, 3 से 21, फिर 3 से 21, अब फिर ये क्या 3 से कटेगा है, 7 7 14, और 14 और 2 16 हो रहा है, 3 से अब नहीं कटेगा। अब किसे कटेगा 7 से, 5 से नहीं कटेगा ना, 7 से काटो कितना आएगा है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 के बाद 3 बचा, और 5 37 हो गया, और उसके बाद 7 पचे 35, 7 3 का, फिर किससे कटेगा ग्यारह, तो 11 दूना 22, 11 दूना 35, ये ना हो रहा है। अब 23 तो 23 से ही कट रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें जितनी संख्याएं आई हुई हैं तो 2 2 बार आया हुआ है, फिर नीचे कहीं 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 यहाँ एक बार आया है तो नीचे फिर कहीं 3 दिखाई नहीं दे रहा, 7 यहाँ आया हुआ तो इसके नीचे 7 नहीं दिखाई। यही है इसका मतलब कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब अब इसके अभाज्य गुणनखंड को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 से शुरू करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, ठीक है ना, यही हुआ, समझ में आया। अब यह एक भाज्य संख्या है, यह क्या है भाज्य संख्या, लेकिन इस भाज्य संख्या को हम जितने भी यहाँ संख्याओं का प्रयोग करके लिखे हैं इसका गुणनफल, ये सब की सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ये सब की सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए यह कहा गया था प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, समझ में आया। यही है पहला लम्हे, ठीक है ना, इसको लिखिए हुए। अब यहीं से एक चीज और थोड़ा देख लीजिए, गुणनखंड वृक्ष, क्या चीज गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, देखो गुणनखंड वृक्ष क्या है, ये गुणनखंड किए गए हैं, ठीक है ना, तो ये गुणनखंडों की एक श्रृंखला होती है,
गुणनखंड वृक्ष क्या होती है? गुणनखंडों की एक श्रृंखला होती है जो वृक्ष के रूप को निरूपित करती है। समझ में आया? गुणनखंडों की एक श्रृंखला है जो किसको निरूपित करती है? गुणनखंडों के, लिखेंगे यहाँ पर, गुणनखंडों की वह श्रृंखला गुणनखंडों की वह श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप को निरूपित करती है, जो एक वृक्ष के रूप को निरूपित करती है, ठीक है ना, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। ठीक है जी, गुणनखंड वृक्ष। यही चीज हम लोग उदाहरण में लिख सकते हैं। देखो है इसका गुणनखंड किए हुए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसी को अगर हम लोग वृक्ष के रूप में अगर लिखें, ठीक है ना, तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले जो संख्या है, क्या नाम है उसका? 21,212, ठीक है ना। अब सबसे पहला गुणनखंड जो आया है वो क्या आया है? 2 और 10,626, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये 2 टुकड़े इसके किए गए हैं पहली बार में, ठीक है ना। पहला वाला जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको यहाँ छोटे अंक से दिखाएंगे, जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसको थोड़ा बड़ा डिब्बा में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बार में 2 से काटा गया था, तो क्या क्या आया था? 10,626। फिर इसको हम लोग 2 से दोबारा काटे हैं, ठीक है ना। तो इससे जो 2 खंड प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 2 और 5,313, 5,313। फिर 5,313 को 7 से काटा गया था, 3 से काटा गया था, तो फिर 2 टुकड़े प्राप्त हुए थे ना जी। फिर से 2 टुकड़ा, क्या क्या मिला था? 1771, ठीक है ना। फिर 1771 को किससे काटा गया था? 7 से। तो 7 से काटने पर ये क्या आया था? 253। 7 यहाँ रहेगा और 253, ठीक है ना। अब 253 को फिर से काटा गया था ना 11 से, ठीक ना है। ये नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। देखिए आप लोग इसी के नीचे बना लीजिएगा, सुन रहे हैं? यही जैसे नीचे बना लेना, ये नीचे जगह कम पड़ जाएगा इसलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। 253 को 253 को ना 2 टुकड़ों में काटा गया, तो 253 को किससे काटा गया था? 11 से। तो कितना आया था? 23। अब फिर 23 को 23 से ही ना काटा गया, कितना आया? हर चीज आप यहाँ बनाइएगा, ठीक है ना। यही है गुणनखंड वृक्ष, लिख लीजिए। अब एक चीज थोड़ा और ध्यान देना है इधर, भाई जो अभाज्य गुणनखंड किया गया था ना, इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग घात के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। भाई अभाज्य संख्या जो आई हुई है, अब इसमें जो संख्या जितनी बार आई हुई है उसको हम उसके घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इसी चीज को हम 1 गुणे 2 बार आया हुआ है, 2 लिख लेंगे, गुणे 3 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 11 एक ही बार है, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए लिखिए इतना।